हाँ जी बच्चों, नेट एसेट मेथड का ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्यों इसकी इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी है, और ये पूरे दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। बिल्कुल इसमें कोई जो भी टैक्स वाला पॉइंट भी है, इसमें नॉन ट्रेड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सारे पॉइंट्स हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में थे और जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के चैप्टर में। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर लेवल मैं नहीं सोचती कभी आएगा। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 100 के हैं 10 लाख के, कॉल्स इन एरियर 1 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख के, जनरल रिजर्व 4 लाख का, सरप्लस 3 लाख का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख की। हाँ जी ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख की, ट्रेड क्रेडिटर 6 लाख के। दिख रहे हैं आपको? ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, मशीनरी 5 लाख की, फैक्ट्री शेड और 5.5 लाख का, व्हीकल 1.5 लाख का, गुडविल 50,000 की, गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, 2 लाख की, स्टॉक एंड ट्रेड 4 लाख का, डेटर 7 लाख के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख का, और प्रीमियम एक्सपेंसेस 50,000 का। ये सब इन्होंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और शेयर कैपिटल 9 लाख, 10 लाख में से 1 लाख क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एरो इसलिए लगा दिए कि आपको देखने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रही है ना बच्चों? ये बैलेंस शीट में दे रखा है, जब जब जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी हम तब तब वो इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको साफ कर देती हूँ, क्योंकि जब जिस इंफॉर्मेशन को होगी मैं टिक लगा दूंगी, आप देख लेना उसको। सबसे पहले क्या कह रहे हैं बताओ, फिक्स एसेट जो है ना वो वैल्यू की गई है। जो इंफॉर्मेशन बोलू ना उसी को देखना, फालतू दिमाग मत लगाना। पेपर में तो ऑफकोर्स पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पढ़ाने में टाइम वेस्ट करूं तो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ाने में ही निकल जाएंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? फिक्स एसेट इज वैल्यू 20% अबव कॉस्ट, मतलब फिक्स एसेट को 20% ज्यादा पे वैल्यू करना है। मतलब अगर वो 1 लाख की थी ना एसेट, तो उसको 1,20,000 का बनाना है। जितने की भी फिक्स एसेट थी उसको उतने परसेंट ज्यादा पे वैल्यू करना है। लेकिन जो बढ़ाएंगे ना उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड वैल्यू इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड वैल्यू इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। मतलब समझो 1 लाख की एसेट को बढ़ा के 20% बढ़ा देना है, 1,20,000 तो कर देना है, लेकिन जो एसेट बढ़ी है 20,000 की उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? क्या बोल रहे हैं ये बताओ, फिक्स एसेट आर वर्थ 20% अबव द बुक वैल्यू। फिक्स एसेट 20% क्या है, ज्यादा, बट डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड वैल्यू, जो जो एप्रिशिएटेड वैल्यू लगेगी, जो 20,000 की ज्यादा वैल्यू लगेगी ऑन फिक्स एसेट नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन के लिए उसको कंसिडर नहीं करोगे। इसके बाद 4 पॉइंट और है फिक्स एसेट से रिलेटेड, क्योंकि मशीनरी फिक्स एसेट ही होती है ना। ए न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज 2020 में, मतलब इस वाले साल में। हम 2020 को ये वाला साल भी मान सकते हैं और ये वाला साल भी मान सकते हैं, तो हम फर्स्ट ईयर मानेंगे 2020। वैसे इनको क्लियर कट करना था कि 2019-20 है या 2021 है, एग्जैक्टली बोलना था। अगर 2019-20 है तो हम ये वाला साल मानेंगे, है ना, और अगर 2020-21 है तो हम ये वाला साल मानेंगे। लेकिन इन लोगों ने खुद प्रिंटिंग एरर मार दिया। इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए क्वेश्चन बनाने वालों से भी गलती हो जाती है, और उसका आंसर बुक में लिखते हुए भी गलतियां हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, वो भी इंसान ही है। समझ में आ रही है? तो 2020 लिख के इन्होंने गलती कर दी कि कौन सा 2020, तो हम इस 2020 को मानेंगे शुरू वाले साल का। 2020 में एक नई मशीनरी खरीदी, कितने की, 20,000 की। ए न्यू मशीनरी 20,000 वाज परचेज बट रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। उसको हमने किस में चार्ज कर दिया बताओ, रिवेन्यू में। मतलब उसको हमने खर्चा मान लिया। खरीदी क्या थी बताओ, मशीनरी, और उसको हमने क्या मान लिया बताओ, खर्चा मान लिया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो डेप्रीशिएशन लगाना है वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस पर तो डेप्रिसिएशन लगाने को इन्होंने मना कर दिया, पर क्या इस पर भी मना कर दिया जो मशीनरी खरीदी थी? नहीं ना, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के लिए डेप्रिसिएशन लगाने को मना किया है।
लास्ट वाले पॉइंट के लिए डेप्रिसिएशन लगाने को मना नहीं किया। समझे कि नहीं समझे? ओके। अब फिक्स एसेट में हमारे पास है कौन कौन सी फिक्स एसेट? जब फिक्स एसेट की बात करेंगे तो मशीनरी की भी बात करेंगे, फैक्ट्री शेड की भी बात करेंगे, व्हीकल की भी बात करेंगे, फर्नीचर की भी बात करेंगे, गुडविल और नहीं, गुडविल की बात नहीं करेंगे फिक्स एसेट में, क्योंकि गुडविल फिक्स एसेट का पार्ट नहीं होती, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, तो गुडविल की बात नहीं करेंगे जब फिक्स एसेट की बात करेंगे। तो समझ गए या नहीं समझ गए, है ना? लेकिन जब मशीनरी की बात करेंगे, देखो इसमें फिक्स एसेट की बात की गई है, तो फिक्स एसेट में तो चारों की बात की गई होगी, और इसमें सिर्फ किसकी बात की गई है? मशीनरी की बात की है, तो मशीनरी में तो सिर्फ मशीनरी की बात की होगी। अब ये दो पॉइंट हमें इकट्ठे संभालने हैं। पहले तो मशीनरी का पॉइंट संभाले। पहली बात तो बताओ मशीनरी थी कितने की? मैं मानती हूं 1/4/2019, या फिर एक काम करते हैं 2020 बोला है ना इन्होंने, तो हम एक काम करते हैं 2019-20 लिख देते हैं। कितने की मशीनरी जो हमने रिवेन्यू में चार्ज कर दी थी? 20,000 की ना। 20,000 की मशीनरी को हमने क्या मान लिया था? खर्चा। 20,000 की मशीनरी को हमने क्या मान लिया था? खर्चा। तो अब उसको जब वापस मशीनरी मानेंगे तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और ये 2020 में हुआ था, मैं मान के चल रही हूँ 2019-20 में हुआ था। 2000 कब हुआ था ये? 19-20 में। तो 19-20 में 20,000 की मशीनरी ऐसी थी जिसको हमने खर्चा मान लिया था, पर अब हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा बताओ? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बताओ कितना हुआ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन? बताओ 20,000 का कितने परसेंट बताओ? 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000, है ना? अब ये मशीनरी कितने की हो गई बताओ? 18,000 की, है ना? फिर अगले साल का लगाएंगे, इस साल का लगा चुके 19-20 का, अब किसका लगाएंगे? 20-21 का लगाएंगे। तो 20-21 का कितना होगा बताओ? 18,000 का 10% कितना हो गया बताओ? 1,800, है ना? ये अब वैल्यू कितनी रह गई? 16,200। बोलो ठीक है। फिर अगले साल का लगाएंगे, इस वाले साल का 21-20 का, तो 21-20 का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ? 16,200 का कितने परसेंट? 10%। कितना हो गया? 1620। तो अब वैल्यू कितने की रह गई? 80। 5 4 14,580। क्या आपको बात समझ में आई ये वाली बात? प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। जो मशीनरी हमने 20,000 की खरीदी थी उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में मान डाल दिया था, क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया था? रिवेन्यू। क्या मान लिया था हमने उसे? खरीदी थी क्या? मशीनरी। हमने उसको मान लिया था क्या? रिवेन्यू। तो अब हमें उसे वापस मशीनरी मानना पड़ेगा ना। लेकिन जब वापस मशीनरी मानेंगे तो बताओ 20,000 की मानेंगे, 14,580 की मानेंगे? 14,580 की मानेंगे, क्योंकि अगर हमने उस मशीनरी माना होता तो आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी होती? 14,580। तो याद रखना 20,000 से एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी एडजस्टमेंट कितने से होगी? 14,580। समझो मेरी बात, समझो। मैंने अगर ये पेन 5,000 रुपए का खरीदा और इस पे 2,000 रुपए क्या लग चुका? डेप्रिसिएशन, है ना? आज के दिन ये पेन कितने का बचा हुआ है? 3,000 रुपए का। तो अगर मुझे एसेट में ऐड करना है वापस, तो बताओ 5,000 ऐड करने हैं, 3,000 ऐड करने हैं? 3,000 ऐड करने हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये मशीनरी खरीदी थी 20,000 की 19-20 में। मैं 19-20 मान के चल रही हूँ क्योंकि इन्होंने 20 बोला, मुझे नहीं पता ये 20-20-21 है या 19-20 है, तो मैं 19-20 मान के चल रही हूँ। 19-20 में 20,000 की खरीदी थी मैंने मशीनरी। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन गलती से उसको क्या मान लिया बताओ? रिवेन्यू मान लिया। तो अब उसे वापस मशीनरी मानना है, पर 20,000 की नहीं मानना, हमें उसको मशीनरी 14,580 की मानना है। ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, ये डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, और ये डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब इसके बाद, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा जब कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे। जब क्या निकालेंगे? आपको पता है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या निकालना पड़ता है? कैपिटल इंप्लॉयड। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए क्या गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या निकालना पड़ता है? कैपिटल इंप्लॉयड। समझ में आ रहे ना? जब कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे तो मशीनरी जो इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 लाख की, उसमें हम ऐड कर देंगे, 5 लाख में ऐड कर देंगे 14,580, तो मशीनरी हो गई 5,14,580। ये बात समझ में आई? जो मशीनरी हमें 5 लाख की दे रखी है उसमें हम ऐड कर देंगे कितना बताओ? 14,580। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई डाउट है किसी को? उसी के बाद जो फैक्ट्री शेड है, फैक्ट्री शेड कितने के फैक्ट्री शेड बताओ? 5,50,000 के।
वो यू लिखेंगे फैक्ट्री शेड के बाद। फैक्ट्री शेड के बाद क्या है, व्हीकल, कितने का, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो पहले एसेट लेते हैं ना, पहले क्या लेते हैं, एसेट। तो एसेट में मशीनरी लेंगे, फैक्ट्री शेड लेंगे, व्हीकल भी लेंगे। व्हीकल कितने के लिख रखे हैं बताओ, व्हीकल कितने के लिख रखे हैं, 150 के। और व्हीकल के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लेंगे बताओ, 50,000 का। लेकिन 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 अब इसमें एक पॉइंट और है, ये जितनी भी फिक्स एसेट है, गुडविल नहीं, फिक्स एसेट, सिर्फ कौन सी एसेट, फिक्स एसेट, वो कितने परसेंट ज्यादा में वैल्यू की गई, 20%। तो अब इसमें एप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ एप्रिसिएशन को, एप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा में 20%। किसका 20% निकालना पड़ेगा बताओ, किसका 20% निकालना पड़ेगा, सबका। 5,14,580 प्लस 5,50,000 प्लस 1,50,000 और प्लस 50,000, तो ये कितना हो गया बताओ, इसका 20% एप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे, 20% एप्रिसिएशन कितना हो गया बताओ, राइट, क्लियर हो गई। इसका 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 और इसका ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5,14,580 प्लस में 5,50,000 प्लस में 1,50,000 प्लस में 50,000, उसका कितने परसेंट बताओ, 20%, 2,52,916। तो ये अप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आ रही है ना बच्चों, ये 2 पॉइंट हमारे सॉल्व हो गए, क्लियर हो गई ना ये। और अब ये जो एप्रिसिएशन है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाने को क्या किया है, मना किया है। अदरवाइज इस एप्रिसिएशन पे 252 पे भी हमें क्या लगाना पड़ता, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं यहाँ से, माइनस, क्योंकि वो एसेट की वैल्यू को क्या कर देता, कम कर देता। पर एप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन लगाने से क्या किया है, मना किया है। समझ गए या नहीं समझ गए। और क्या आता है बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में, आपको पता है गुडविल तो आती ही नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए। समझ में आ रही है ना, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हम मशीनरी लेते हैं, ले ली हमने, हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी कि मशीनरी जो है रिवेन्यू में चार्ज कर दी, तो वो एडजस्टमेंट करके लिया है हमने। फैक्ट्री शेड ले लिया, व्हीकल ले लिया, फर्नीचर ले लिया, गुडविल ले ली। इन्वेस्टमेंट में हम कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ट्रेड वाली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। तो जो हम इन्वेस्टमेंट लेंगे वो कौन सी इन्वेस्टमेंट लेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब हमें कैसे पता ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी है, नॉन ट्रेड कितनी है, सुनो ध्यान से। ऑन इन्वेस्टमेंट 60% इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। प्लीज इधर देखो, इन्वेस्टमेंट में 60% नॉन ट्रेड है, तो बैलेंस क्या है, ट्रेड है। तो इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है कितने की है, 2 लाख की। कितने की है ये इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस 2 लाख में से कितने परसेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, 40%। कितने परसेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, 40%। ऑफ इन्वेस्टमेंट 60% इज नॉन ट्रेड एंड बैलेंस इन ट्रेड। तो यहां पर सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है, कितने परसेंट बताओ, 40%। और उसके बाद कहते हैं ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 25% अबव कॉस्ट। सारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड वाली नहीं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 25% ज्यादा है। 25% क्या है, ज्यादा है। तो कोई चीज 25% ज्यादा हो तो उसको 125% कर सकते हैं, कोई चीज 25% कम हो तो 75% कर दो, कोई चीज 25% ज्यादा हो तो 125% कर दो, कोई चीज देखो, कोई चीज 20% ज्यादा हो तो कितना कर दो, 120%, और कोई चीज 20% कम हो तो 80% कर दो। समझ में आ रही है ना बच्चों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 60% नॉन ट्रेड है और बैलेंस क्या है, ट्रेड है। तो 60% अगर नॉन ट्रेड है तो 40% क्या जाएगी, ट्रेड जाएगी। और जितनी भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको 25% ज्यादा में वैल्यू किया गया। समझे कि नहीं समझे, ये पॉइंट समझ में आ गया। इस वाले क्वेश्चन में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी हम करते हैं। तो ये आ गया 96,000, हमने इन्वेस्टमेंट ले ली सिर्फ ट्रेड वाली। इन्वेंट्री हम लेंगे, कितने की लेंगे बताओ, इसमें इन्वेंट्री 4 लाख की। इन्वेंट्रीज हम लेंगे कितने की, 4 लाख की। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल लेंगे कितने का, 7 लाख का। तो ट्रेड रिसीवेबल ले लिया 7 लाख का, हाँ जी ओके। और ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश ले लिया कितना, 1 लाख का। तो कैश हमने कितना ले लिया, 1 लाख का। समझे कि नहीं समझे। उसके बाद हम लोगों को प्राइमरी एक्सपेंसेस को छोड़ना है, क्योंकि प्राइमरी एक्सपेंसेस नहीं लेते। तो अब आपको समझ में आया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए क्या क्या लेना है,
किन 3 चीजों को छोड़ा बताओ मैंने एसेट में, किन 3 चीजों को छोड़ा? गुडविल को। गुडविल को क्यों छोड़ा? क्योंकि गुडविल के लिए ही निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या छोड़ा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्यों छोड़ा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। और किस चीज को छोड़ा बताओ? फिक्टिशियस एसेट को छोड़ा। फिक्टिशियस एसेट को इसलिए छोड़ा, किसने छोड़ा बताओ फिक्टिशियस एसेट को? बताओ। है ये झूठी एसेट है, ये एसेट है ही नहीं। खुशी आज क्लास है बेटा 9 o'clock। ठीक है, तो ये हमने इसलिए छोड़ दिया। अब इसके बाद जब हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं तो हम माइनस क्या करते हैं बताओ? माइनस क्या करते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी को क्या करते हैं? माइनस। तो बताओ आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या लायबिलिटी आएगी? प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या शेयर कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी है? भैया बताओ, शेयर कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं, ये तो घर वालों का पैसा है ना शेयर कैपिटल, तो इसको नहीं लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। सिर्फ एक बैंक लोन को लेंगे और क्रेडिटर को लेंगे, 2 चीजों को लेंगे, एक तो बैंक लोन को और एक क्रेडिटर को। क्योंकि शेयर कैपिटल भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों में से कोई भी आउटसाइड नहीं होते, दोनों ही ओनर होते हैं। हम यहाँ सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं। कौन सी लायबिलिटी माइनस करते हैं? आउटसाइड। क्या इक्विटी शेयर आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं, इंटरनली है, घर वालों का ही पैसा है। प्रेफरेंस शेयर आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं। और रिजर्व एंड सरप्लस आउटसाइड लायबिलिटी है, ये भी ओनर का ही पैसा होता है। हमें सिर्फ क्या माइनस करना है? बैंक लोन जो आउटसाइड लायबिलिटी है, और क्रेडिटर, और अगर डिबेंचर होते तो वो भी माइनस कर देते। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अब हम लोग माइनस करेंगे। बताओ कौन कौन सी चीजें माइनस करेंगे बताओ? बैंक लोन। कितने के है बैंक लोन बताओ? बैंक लोन है 2 लाख का। और माइनस करेंगे ट्रेड पेबल। बैंक लोन 2 लाख का दिख रहा है ना, 2 लाख का। और क्या दिख रहा है? ट्रेड पेबल। कितने का है बताओ? 6। ट्रेड पेबल 6 लाख का। अगर कोई ट्रेड पेबल 6 लाख का है, अगर कोई डिबेंचर भी होता तो वो भी हम आउटसाइड लायबिलिटी ही मानते। समझ गए या नहीं समझ गए? हेलो, हाँ बेटा मैं तो रख रही हूँ, पता नहीं बारिश की वजह से कितने बच्चे आएंगे। ठीक है, ओके। बच्चों समझ में आया? क्लियर हो गया? अब उसके बाद आप लोग इसमें से क्या कर दोगे? माइनस। तो जो निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए या नहीं समझ गए? तो प्लीज मेरी बात सुनिए, कैसे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? कितनी आई बताओ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? 5,14,580 प्लस 5,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 है ना, प्लस 2,52,916 96,000 प्लस 4 लाख प्लस 7 लाख। हाँ जी ठीक है, प्लस 1 लाख और माइनस, बट माइनस क्या करेंगे बताओ? 2 लाख क्या करेंगे? माइनस। मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ। और 6 लाख भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ गए? तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 20,13,496। बोलो ठीक है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लेस करते हैं 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे आपको अजम्पशन देनी पड़ेगी कि आप मान के चल रहे हो कि आपने डिविडेंड बांटा है या डिविडेंड नहीं बांटा है। इसमें जो आंसर दे रखा है ना, वो ये मान के दे रखा है कि डिविडेंड बांट दिया गया है। डिविडेंड बांट दिया है, और अगर डिविडेंड बांट दिया तो करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रही है ना बच्चों? अगर डिविडेंड बांट दिया तो करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं होती। तो अब आपकी जो है ये आ गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए? समझ गए? क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई? अब गुडविल निकालते हुए एक चीज और निकालते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं और एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम अगले पेज पे निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी ये पेज कवर हो चुका है। समझे? तो हम अगले पेज पे, मैंने क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी डाल रखा है दोबारा से। अब हम क्या निकालेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
क्योंकि इसी पेज पे करते रहते तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ओके ओके। अब सुनो, बिल्कुल आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो। क्या दे रखा हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना दे रखा है बोलो? 4 लाख, 4,30,000, 450, तीनों साल का दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दे रखा है। लेकिन हमें क्या चाहिए बताओ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहली बात तो 2019-20 का, 2020-21 का और 2021-22 देख रहे हो। हम इसको निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ? मुझे बताओ कैसे निकाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? टैक्स का रेट। क्या ढूंढना पड़ेगा? टैक्स का रेट। बताओ कितना दे रखा है टैक्स का रेट? ये दे रखा है रेट ऑफ टैक्सेशन 50%। कितना दे रखा है? 50%। समझ गए? तो लेट कर लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%। कितने परसेंट? टैक्स का रेट कितना दे रखा है? तो टैक्स दे रखा है 50%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना आ गया? 50%। तो अब ये जो फिगर है ये वाली 50% है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अगर हम 100% नहीं निकाल सकते क्या? 100% बिफोर टैक्स वाली है ना। ये वाली फिगर जो है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली है, तो हम बिफोर टैक्स वाली कैसे निकालेंगे बताओ? 4 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 50 से, और 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझे या नहीं समझे? देखो यूनिटरी मेथड लगा रखा है, कुछ नहीं कर रखा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% है। 50% फिगर कितनी है? 4 लाख। 4 लाख है तो 1% फिगर कितनी होगी? 4 लाख अपॉन में 50। ठीक है, तो 100% फिगर कितनी होगी? 4 लाख अपॉन में 50 इंटू में 100, और 100% फिगर ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? भाई एक बात बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%, टैक्स का रेट 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख दे रखा है, तो 50% 4 लाख, 1% 4 लाख अपॉन में 50, 100% 4 लाख अपॉन में 50 इंटू में 100। तो वही तो किया, 4 लाख अपॉन में 50 इंटू में 100। ऐसे ही इसका कर लो, 430 अपॉन में 50 इंटू में 100। ऐसे इसका कर लो, 450 अपॉन में 50 इंटू में 100। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझ में आया? कितना हो गया ये? 8 लाख। ये कितना हो गया? 8,60,000। ये कितना हो गया? 9 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है प्लीज ध्यान से सुनो। एक तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था। डेप्रिसिएशन किसका? डेप्रिसिएशन किसका? जो मशीनरी थी जिसको हमने रिवेन्यू मान लिया था। मशीनरी को क्या मान लिया था? रिवेन्यू। 20,000 रिवेन्यू माना था। एक तो वो हमें करना पड़ेगा एडजस्ट। बोलो ठीक है, तो पहले उसको ही एडजस्ट कर लेते हैं। मशीनरी चार्ज टू रिवेन्यू, मशीनरी चार्ज टू रिवेन्यू। मशीनरी को हमने क्या मान लिया था बताओ? रिवेन्यू मान लिया था। कौन से साल में माना था हमने? इस वाले साल में माना था, 2019-20 में। 20,000 की मशीनरी को, है ना। देखिए बच्चों, 20,000 की मशीनरी थी, खरीदी गई थी, उसको हमने क्या मान लिया था? रिवेन्यू, खर्चा मान लिया था। खर्चा मान लिया था तो हमने प्रॉफिट कम कर दिया होगा, तो उस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 20,000 से। अगर मशीनरी को रिवेन्यू मान लिया था और प्रॉफिट हमने कम कर दिया था, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, उससे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कितना लगा? देखो डेप्रिसिएशन कितना लगा ये यहां से पता लगेगा। कितना लगा बताओ? पहले साल का 2,000, दूसरे साल का 1,800, तीसरे साल का 1,620। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा बताओ? 2,000 माइनस करेंगे, 1,800 क्या करेंगे? माइनस, और 1,620 भी क्या करेंगे? माइनस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? मशीनरी को हमने खर्चा मान लिया था, इस वाले साल में माना था, तो खर्चा मान लिया था, तो प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? कम। अब उस प्रॉफिट को वापस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने उसको वापस मशीनरी मान लिया ना, मशीनरी मान लिया तो उससे डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। एक और माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नॉन ट्रेड, देखो ना मेरी बात सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या ली? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं ली।
तो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ब्याज भी नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ब्याज भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बताओ कितना होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट? इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख, कितनी थी, 2 लाख थी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसमें से, 60%। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 60% थी, 2 लाख का 60%, 1,20,000। और इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है बताओ, ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड 25% अबव कॉस्ट, ये तो हो गया। यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 15% इज अर्न ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर हम कितना ब्याज कमा रहे हैं, डिविडेंड कमा रहे हैं, ब्याज कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं वो हम क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे। कितने परसेंट बताओ, 15%। समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर हो गई? देखना मेरी बात सुनो, जब हमने कैपिटल इंप्लॉयड ली तो हमने सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट ली, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इसका प्रॉफिट लेंगे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए तो कौन सा इंटरेस्ट लेंगे, ट्रेड का ही, ट्रेड का ही। देखो ना, जब ये प्रॉफिट निकाला होगा तो इसमें ट्रेड का भी ब्याज शामिल होगा और नॉन ट्रेड का। प्रॉफिट ब्याज इंक्लूड करके होता है ना, प्लीज मेरी बात सुनिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो ब्याज रिसीव होता है उसको ऐड करके निकलता है ना, समझ रहे हो? जब हम पीएनएल बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव ऐड करते हैं, वो ट्रेड का भी करते हैं और नॉन ट्रेड का, क्योंकि फाइनल अकाउंट में मैंने कोई बाइफिकेशन ही नहीं बताई थी ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं तो हम ट्रेड का इन्वेस्टमेंट भी ऐड करते हैं और नॉन ट्रेड का। जो ट्रेड का इन्वेस्टमेंट ऐड हो रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉन ट्रेड का इन्वेस्टमेंट ऐड हो रहा है ना तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कितनी, 2 लाख की कितने परसेंट, 60%। और उसका ब्याज या डिविडेंड कितने परसेंट है, 15%। तो कितना ब्याज हो गया बताओ, 1,20,000 का 15%, ये हो गया 18,000। ये इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो आ गया, इट विल बी कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, 8 लाख में 20,000 ऐड कर दिया और 20,000 ही क्या कर दिया, माइनस। तो ये 8 लाख ही आ गया, 8 लाख ही आ गया भाई। 8 लाख में 20 ऐड किया, 2 ऐड किया और ये माइनस कर दिया। यहाँ 8,60,000 में 1,800 ऐड किया और 18,000 क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, 8,60,000 में 1,800 माइनस किया और 18,000 माइनस किया, तो ये आ गया 8,40,200। बोलो ठीक है। अगले साल का निकालो, 9 लाख है, 9 लाख में बुक में से समझ में नहीं आएगा ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी, उन्होंने तीनों सालों का इकट्ठा कर रखा है बुक में, 8,80,380, तीनों सालों का इकट्ठा करके एडजस्टमेंट भी तीनों सालों की क्या कर रखी है, इकट्ठी। मतलब कैसे, डेप्रिसिएशन इन तीनों को ऐड करके माइनस कर रखा है, और ये भी 54,000 इकट्ठा माइनस कर रखा है, तो भी गड़बड़ हो रखी है बुक में, मत करना प्लीज, बुक को नहीं देखना। अब इसमें से वापस टैक्स क्या कर देंगे, माइनस। टैक्स क्यों माइनस करेंगे बच्चों, तो ऐड ही क्यों किया था टैक्स, क्योंकि वो टैक्स था इस 4 लाख का, अब हमें टैक्स लगाना है इस वाली अमाउंट पे। तो 8 लाख का 50% कितना टैक्स हो गया, 4 लाख। कितना टैक्स हो गया, 8 लाख का 50%। 8,40,200 का 50% कितना हो गया, 8,40,200 का 50% हो गया 4,20,100। और आपका 8,80 है ना, 380 का 50% कितना हो गया बताओ, 4,40,190। समझ गए, कोई डाउट है, समझे या नहीं समझे? बात इसको दोबारा लिख दूंगी। तो अब ये जो आ गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चार लाख प्लस में 4,20,100 और 4,40,190। बोलो ठीक है। तो अब वो आ जाएगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, 4 लाख प्लस में 4,20,100 प्लस में 4,40,190 अपॉन में टी। तो ये एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। तो कितना आया बताओ ये, 4,00,000
20,097। समझे? ये एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। पहले मैं उसको और कर दूं, क्या माना था बताओ? लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%, जो मैंने साफ किया था। टैक्स कितना था? 50%। तो रह गया कितना था? 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। 50% कितनी फिगर थी बताओ? 50% फिगर थी आपकी 4 लाख। तो 1% होगी 4 लाख अपन में 50, तो 100% होगी 4 लाख अपन में 50 इंटू में 100। ये एग्जाम्पल बताया था ना मैंने आपको, उसको ज्यादा कौन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये आ गया एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले में निकल रही थी, तो इससे आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आएगा बताओ नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट देखो प्लीज, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे एक बना के डाल रही हूँ, गुडविल के कैलकुलेशन यहाँ पे कर रही हूँ। बताओ क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ गए या नहीं समझ गए? तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है 20,13,000 कितनी? 496। 20,13,496। बोलो ठीक है। इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो प्लीज बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। कितनी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? क्वेश्चन में मिलेगी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कहाँ गई कहाँ गई? ये तो इन्वेस्टमेंट की है बेटा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? इन सिमिलर बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। कितने परसेंट? 15%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिल गई? 15%। प्लीज इधर देखो, ऊपर देखो। इन सिमिलर बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई? 15%। तो अब आपकी ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 20,13,496 का कितने परसेंट? 15%। 3,02,024। समझ गए? अब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। कैसे आएगा सुपर प्रॉफिट बताओ? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आपको कोई डाउट है? मुझे बताओ। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये निकल गया, कितना निकला बताओ? 4,20,097। तो 420,096, 420,097। ये रहा ना, ये रहा। प्लीज इधर देखो ध्यान से, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 420,097। क्लियर हो गई? और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया बताओ? ये 3,02,024। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। कितना आया बताओ सुपर प्रॉफिट? 420,097। ये आ गया 1,18,726। तो क्या आपकी गुडविल नहीं आ जाएगी? गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 1,18,000 कितनी आई है? मैंने शायद गलत माइनस कर दी। 3,02,024 118,073। ठीक है, ये हो गई आपकी सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, तो अब आपकी क्या आ जाएगी बताओ? गुडविल। क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल। क्या फॉर्मूला होगा गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हो तो, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखे हो तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रही है ना? तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 1,18,073। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं बच्चों? क्वेश्चन में ढूंढने पड़ेंगे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या कह रहे हैं बताओ? ये कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में कहते हैं गुडविल इज कंसिडर्ड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसलिए मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला। तो 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये जो आपकी आई है वो क्या आई है? गुडविल 4,72,292। क्या आपको समझ में आया? अभी तक सिर्फ हमने किसकी कैलकुलेशन की है? गुडविल की। और ये सारा क्या है? वर्किंग नोट। क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो किसकी करनी है? शेयर्स की। किसकी करनी है? अभी तक हमने किसकी कैलकुलेशन की है? गुडविल की। उसके लिए हमने पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर हमने एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला,
फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दिया, माइनस, सुपर प्रॉफिट निकाला, और उसको नंबर ऑफ के बच्चे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। फाइनली हमारा वर्किंग नोट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। क्या तो रही हो, दोनों चैप्टरों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक कर देगा अगर इस एक क्वेश्चन को कर लोगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में नेट एसेट मेथड में हमें नेट एसेट चाहिए। अब नेट एसेट के लिए इतनी मेहनत दोबारा करें, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आई है ना, कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, समझे, कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें अगर ऐड कर दोगे गुडविल, क्योंकि वहां गुडविल ऐड नहीं थी, गुडविल छोड़ी थी ना हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए, क्या छोड़ी थी, गुडविल छोड़ी थी। देखो गुडविल कहीं भी नहीं ली थी, यार इतना बड़ा चला गया, गुडविल कहीं भी नहीं ली थी, दिख रही है, मशीनरी, शेड, व्हीकल, और इन्वेस्टमेंट भी हमने कौन सी ली है, ट्रेड वाली। कौन सी और इन्वेस्टमेंट ले लोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, समझे, शॉर्टकट है ये, शुरुआत से सारा काम करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। और कौन सी इन्वेस्टमेंट ले लो बताओ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल ले लो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वहां तीन चीजें छोड़ी थी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट। बोलो ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही चीज छोड़ते हैं, फिक्टिशियस एसेट। तो जो वहां पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आई, उसमें सिर्फ गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ में आ रही है ना बात, या नहीं आ रही है भाई, वहां पर कौन कौन सी चीजें छोड़ते हैं बताओ, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। यहां पे कौन सी चीज छोड़ते हैं, फिक्टिशियस एसेट। तो वहां की जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई, एक काम करते हैं ना, उसमें गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है। और वहां पर सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते थे, वहां पर सिर्फ क्या माइनस करते थे, आउटसाइड लायबिलिटी। यहां पर हम प्रेफरेंस शेयर भी माइनस करते हैं, क्या और माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ गए या नहीं समझ गए, राइट ना। वहां पे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस होती थी, यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी भी माइनस होती है और प्रेफरेंस शेयर भी। तो आउटसाइड लायबिलिटी तो माइनस हो ही रखी है, वहां पर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर और माइनस कर देते हैं। तो बताओ वहां पे पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बच्चों, देखो याद रखना, मैं एवरेज नहीं लेनी, हमें क्लोजिंग वाली लेनी है। अगर हमारी एवरेज वाली निकली होती ना, तो हम एवरेज नहीं लेते, हम कौन सी वाली लेते, क्लोजिंग वाली। कितनी है, 20, 13, 496 है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले ली, हमने कितनी ली बताओ, 20, 13, 496, 20, 13, 496। अब जो गुडविल निकाली वो गुडविल भी ऐड कर देंगे। याद रखना ये वाली गुडविल ऐड नहीं करनी, ये तो पुरानी गुडविल है, इसको ऐड नहीं करना। हमने नई गुडविल निकालने की जरूरत ही क्या थी, मैंने जो कल क्वेश्चन कराया ना, उसमें नई गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन ने दे ही रखी थी। अब यहां पर क्या हुआ, पहले हमें गुडविल निकालनी पड़ी। समझ में आ रही है ना, कल वाले क्वेश्चन सिंपल इसलिए थे क्योंकि गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी थी, यहां पर हमें गुडविल निकालनी पड़ी। पर 1 लाख नहीं लेंगे हम, कितनी लेंगे गुडविल, 472292 ले ली गुडविल हमने। उसके बाद लेंगे इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड वाली। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख की, और उसमें नॉन ट्रेड कितनी है, 60%। और जो बड़ी थी ना वो सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट बड़ी थी, तो हमें नॉन ट्रेड को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या लेंगे, 2 लाख का कितने परसेंट, 60%। कितना लेंगे, 1,20,000। क्या आपको बात समझ में आई, क्या इसका 125% भी बढ़े करें जो बढ़ी थी, नहीं, वो सिर्फ कौन से वाली बढ़ी थी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी थी। और हम लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख। अब सुनो नोशनल कॉल का कॉन्सेप्ट। अगर कोई कॉल मंगवानी हो तो नोशनल कॉल भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसकी, इक्विटी शेयर की, क्योंकि हम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इक्विटी शेयर की नोशनल कॉल भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बता सकते हो इक्विटी शेयर की नोशनल कॉल कितने की है, बोलो। इक्विटी शेयर का कॉल सिनेरियर कितने का है, 1 लाख का, दिख रहा है। इक्विटी शेयर थे 10 लाख के, कॉल सिनेरियर कितने का है, 1 लाख का। तो हम ये मान रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए उनसे मंगवा लिए। जब भी शेयर की फेस वैल्यू सेम हो और आपकी पेड अप वैल्यू क्या हो, अलग अलग, तो आप नोशनल कॉल मंगवा लेते हो। यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी, 100, एक ही टाइप का था इक्विटी शेयर, लेकिन इसमें 20 रुपए की कॉल इन एरियर थी, तो हमने 20 रुपए की क्या मंगवा ली, नोशनल कॉल। समझ गए या नहीं समझ गए, 1 लाख रुपए की, समझे कि। अब उसके बाद प्लीज बताइए, अब उसके बाद जो निकल के आई दैट इज कॉल्ड नेट एसेट।
क्या कहलाएगी ये? नेट एसेट। कितने की आएगी नेट एसेट? 20,13,496 प्लस 472,292 प्लस 1,20,000 माइनस में 4 लाख और प्लस में 1 लाख। समझे कि नहीं समझे? तो ये आ गई 23,05,788। समझे? अब आ जाएगी, हाँ तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में का कैपिटल एम्प्लॉयड उठाया है, तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट तो होके आ चुका है। शेयर्स में भी करते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा उठाया है? गुडविल वाला उठाया है ना। अरे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से वाला उठाया है? कौन से वाला कैपिटल एम्प्लॉयड उठाया हुआ है? गुडविल वाला। और जब गुडविल वाला कैपिटल एम्प्लॉयड उठाया है तो गुडविल में डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर लिया था? तो वो डेप्रिसिएशन एडजस्ट होके आ ही चुका है, तो अब दोबारा क्यों एडजस्ट करना है? समझे कि नहीं समझे? यही तो फायदा गुडविल वाला कैपिटल एम्प्लॉयड उठाने में। गुडविल वाला कैपिटल एम्प्लॉयड उठा के बस उसमें 2-3 चीजें यही एडजस्ट करनी है। समझे कि नहीं समझे? और उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये आ गई नेट एसेट। अब आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर का प्राइस मार्केट में होना चाहिए। जरूरी नहीं है इतना हो, जो होना चाहिए। तो 23,05,788 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख रुपए के हैं 100 के, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे बताओ? 10,000 होंगे। नहीं है बात समझ में? नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे बताओ? नंबर ऑफ शेयर 10 लाख हैं और कितने के हैं? 100 के, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे बताओ? 10,000 होंगे। तो 10,000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया? 23,05,788 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये कितना आया बताओ? ये 230 रुपए 578। इतने रुपए का मार्केट में होना चाहिए ये शेयर। जो शेयर हमने 100 रुपए में इशू किया था वो मार्केट में आज की उसकी कीमत 230 रुपए होनी चाहिए। अगर 250 रुपए है तो कल ना कल वो 230 आएगी ही आएगी। हमें शेयर को क्या कर देना चाहिए? निर्णय बताओ। अगर वो शेयर बेच है, ये मार्केट 230 आएगा ही आएगा। अगर 250 मार्केट में है और ये एक दिन 230 में आएगा ही आएगा, तो बेच देना। समझ गए या नहीं समझ गए? और अगर ये 210 का है तो खरीद लो, 230 का आएगा ही आएगा। ये नेट एसेट मेथड है बच्चों, बहुत ही सही क्वेश्चन था ये। अब सुनो, अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर आई है फुल्ली पेड वालों की, जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे। लेकिन कुछ लोगों के कॉल्स इन एरियर भी थे ना। कितने रुपए थे? 20 रुपए। कितने थे? 20 रुपए। इन लोगों ने नहीं दिया था ना, जिनकी हमने नोशनल कॉल मंगवाई थी, जिसकी हमने क्या मंगवाई थी? नोशनल कॉल। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर कौन से वालों की? पार्टली पेड अप वालों की। तो बताओ पार्टली पेड अप वैल्यू की कितनी आ गई? 230 रुपए 578 में 20 रुपए क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि एक शेयर पे 20 रुपए नोशनल कॉल मंगवाई थी। टोटल मिला के 1 लाख मंगवाई थी ना, तो 1 लाख तो सभी पे मंगवाई थी। एक शेयर पे कितनी मंगवाई थी? 20। तो अब आपकी कितनी आ गई? 210 रुपए 578। तो फुल्ली पेड जिन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए शेयर होल्डर ने, उनकी वैल्यू 230 होनी चाहिए। और जिन लोगों के अभी कॉल्स इन एरियर पैसे आने बाकी है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 210 रुपए 578। ये आपका क्वेश्चन हुआ, जिसमें आपका पिछला चैप्टर भी हुआ और जिसमें आपका ये वाला चैप्टर भी हुआ। लेकिन पूरा कंप्लीट हो गया आपका नेट एसेट मेथड और पिछला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझे कि नहीं समझे? या फिर आप इसको एक तरीके से और करते नेट एसेट निकालने के लिए, फिर आप पता है क्या करते? फिर आपकी बहुत लंबी कहानी हो जाती। बहुत लंबी कहानी कैसे होती बताओ? नेट एसेट एक तरीके से और निकाल सकते थे। आप मशीनरी लेते 5 लाख की, फिर उसमें जो मशीनरी बढ़ी मतलब वो 14,580 वो ऐड करते, फैक्ट्री शेड लेते, व्हीकल लेते, फर्नीचर लेते, समझे? फिर उसका 20% उसमें अप्रिसिएशन लगाते, फिर गुडविल लेते, फिर इन्वेंट्री लेते, फिर ट्रेड रिसीवेबल लेते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते। अदर करंट एसेट तो नहीं लेते क्योंकि उसमें प्राइमरी एक्सपेंसेस है। समझ गए? फिर इसमें आप ट्रेड पेबल भी माइनस करते, बैंक लोन भी माइनस करते और प्रेफरेंस शेयर भी माइनस करते और नोशनल कॉल तब भी मंगवाते। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आपका बस वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था, उसमें 2 चीजें ऐड नहीं हुई थी, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं होते वो कर दिए, और नोशनल कॉल जो मंगवानी थी वो मंगवा ली। आपकी नेट एसेट रह गई। आपको समझ में आया कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट में फर्क? आपके मुताबिक हर चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अलग होता है और हर चैप्टर में नेट एसेट का मतलब भी
अलग होता है। इस चैप्टर में बता रही हूँ ये कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट का मतलब। अभी इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ मैं इक्विटी शेयर बताऊंगी, समझे या नहीं समझे? तो आप समझो। और 12th क्लास में कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवेंचर भी आते थे। क्या आते थे? डिवेंचर। लेकिन यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर आ रहे हैं, क्योंकि डिवेंचर तो हम ऑलरेडी क्या कर सकते हैं? माइनस। 12th क्लास में जब आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ते थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल आती थी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर भी आते थे। लेकिन यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ शेयर कैपिटल आती है। तो चैप्टर चेंज और उसी पॉइंट का मतलब चेंज। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो बच्चों ये बहुत डीप बात है, हर चैप्टर के साथ आपको कॉन्सेप्चुअली करना पड़ता है उसको। ठीक है बच्चों, नेट एसेट मेथड कंप्लीट हो गया। क्यों नहीं आएगा बच्चों? ऐसे क्या गारंटी है कि नहीं आएगा?